स्टूडेंट, गुड इवनिंग। डॉली विद होम साइंस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले आपको सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको जो है आपका 11th होम साइंस का 4th चैप्टर आज जो है हमें डिस्कस करना है। ओके, तो आज हमारे 4th चैप्टर का नाम है संसाधन प्रबंधन। ओके, क्या है? संसाधन प्रबंधन। मतलब संसाधनों का प्रबंधन करना ही संसाधन प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, तो आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को जरूर पसंद आएगी, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं बिल्कुल सरलता के साथ आप लोगों को समझा सकूं, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, और आपके एग्जाम में आपका नंबर बेहतर हो सके। तो देन आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर है संसाधन प्रबंधन। ओके, क्या है? संसाधन प्रबंधन। संसाधन प्रबंधन हमारा क्या टॉपिक है? संसाधन प्रबंधन। तो पहले हम संसाधन प्रबंधन का अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो देखिए संसाधन, ठीक है, और एक है हमारा प्रबंधन। संसाधन का मतलब होता है कि अपने क्रियाकलाप में हम जिन चीजों को यूज करते हैं, अपने क्रियाकलाप में जिन चीजों को हम यूज करते हैं एक साधन के रूप में, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये देख लीजिए कि संसाधन है क्या। तो आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए, अगर एक गृहिणी को भोजन बनाना है तो वह क्या करेगी? गैस चूल्हे के माध्यम से ही भोजन बनाएगी ना। अगर एक गृहिणी भोजन बनाना चाहती है तो वह गैस चूल्हे के माध्यम से ही बनाएगी ना। तो जो गैस चूल्हा है जिसके द्वारा वह भोजन बना रही है, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। हमारा भोजन बनने का जो कार्य हो रहा है वह गैस चूल्हे के माध्यम से हो रहा है, तो वही गैस चूल्हा जो है हमारा संसाधन हो गया। ठीक है, आप अपने क्रियाकलाप में जिन चीजों का उपयोग करते हैं एक साधन के रूप में, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया कि अगर एक गृहिणी भोजन बना रही है तो उसे गैस चूल्हे की आवश्यकता पड़ेगी। तो गैस चूल्हे के द्वारा ही वह भोजन बना रही है, तो गैस चूल्हे को वह यूज कर रही है, देन अपना भोजन जो है वह तैयार कर रही है। तो गैस चूल्हा उसका क्या हो गया? संसाधन हो गया। तो इस प्रकार से जिसका हम अपने क्रियाकलाप में जिसका उपयोग करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे गैस चूल्हा जिसके माध्यम से हम भोजन तैयार कर रहे हैं। जैसे हो गया हमारा जल के माध्यम से हम बहुत सारे काम करते हैं, कपड़ा धुलते हैं, बर्तन धोते हैं, पीते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। देन हमारा जैसे हमारा कौशल हो गया। ठीक है, जैसे अगर आपके अंदर कोई कौशल है उसके माध्यम से आप कोई कार्य कर रहे हैं, स्किल, अगर आपके अंदर कोई स्किल है, कोई कौशल है, उसके माध्यम से आप जो कार्य कर रहे हैं उसे भी हम संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, देन हमारा क्या है? प्रबंधन। ठीक है, प्रबंधन का क्या अर्थ होता है? अगर हम कोई क्रियाकलाप करते हैं तो साधनों के द्वारा करते हैं, यह हमारा संसाधन हुआ। तो जब हम क्रियाकलाप करना स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में हमें क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उस कार्य को करने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए उसको इकट्ठा करते हैं ना पहले, देन कोई कार्य करते हैं। समझ लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, अगर गृहिणी भोजन बनाना चाहती है
तो पहले वह क्या करेगी, जो भोजन उसे बनाना रहेगा उन सारी चीजों को इकट्ठा करेगी, जिस बर्तन में उसे बनाना रहेगा, जिस पदार्थ को बनाना रहेगा, जो जो उसमें डालना रहेगा, इन सारी चीजों को वह पहले इकट्ठा करेगी ना, तो उसी को हम कहते हैं प्रबंधन। किसे? जो इकट्ठा करती है। ठीक है, तो प्रबंधन का अर्थ होगा किसी क्रियाकलाप के दौरान जिन जिन साधनों का हमें आवश्यकता पड़ती है उसको इकट्ठा करना ही हमारा प्रबंधन कहलाता है। तो संसाधन का अर्थ भी मैंने आपको बता दिया और प्रबंधन का अर्थ भी आपको बता दिया। प्रबंधन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, नहीं तो एकत्रित करना। ओके, कोई भी कार्य अगर हमें करना है तो उसके जो साधन होते हैं उनको एकत्रित करना ही हमारा प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, तो संसाधन प्रबंधन, इसके आगे हम देख लेते हैं या क्या हो गया हमारा संसाधन प्रबंधन का अर्थ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं संसाधन की परिभाषा। ओके, संसाधन की परिभाषा। तो हमारी पहली परिभाषा जो है वह है ग्रास क्रैंडल तथा नोल के अनुसार। ग्रास क्रैंडल और नोल के अनुसार। नोल के अनुसार, ठीक है। ये परिभाषा जो आपको लिखवाई जा रही है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितनी परिभाषा मैं लिखवा रही हूँ सारा आपको याद करके एग्जाम में जाना है और पॉइंट वाइज सारी परिभाषा आपको लिखनी है। और संसाधन की परिभाषा 100% आपके एग्जाम में आने वाली है। तो देन हम पहला देख लेते हैं ग्रास क्रैंडल और नोल के अनुसार इन्होंने संसाधन प्रबंधन की क्या परिभाषा दी है। तो इनकी परिभाषा है ग्रास क्रैंडल और नोल के अनुसार साधन जो है साधन लक्ष्यों तक पहुंचने का माध्यम है। ओके, क्या है? माध्यम है। यह किसने कहा है? तो ग्रास और क्रैंडल तथा नोल के अनुसार संसाधन की परिभाषा दी गई है कि साधन लक्ष्यों तक पहुंचने का माध्यम है। ठीक है, देन दूसरी परिभाषा है हमारी सी वेस्ट चर्चमैन के अनुसार। सी वेस्ट मैन के अनुसार। ओके, तो हमारी जो दूसरी परिभाषा है वह है सी वेस्ट चर्चमैन के अनुसार। इन्होंने कहा है कि समूह कोई विशिष्ट कार्यों में विशिष्ट कार्यों में उपयोग के लिए साधन आपूर्ति का भंडार है। साधन आपूर्ति का भंडार है। ओके, ठीक है ना। तो हमारी पहली परिभाषा है कि ग्रास क्रैंडल और नोल के अनुसार
जिसमें दिया गया है कि साधन लक्ष्यों तक पहुंचने का एक माध्यम है। ठीक है, जैसे हमारा लक्ष्य हुआ कॉलेज जाना। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि हमारा लक्ष्य है कॉलेज जाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइकिल के द्वारा कॉलेज जाएंगे। ठीक है, साइकिल के द्वारा हम कॉलेज जाएंगे। तो साइकिल हमारा क्या हुआ, संसाधन हुआ ना, एक साधन हुआ ना, जिसके द्वारा हम कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉलेज जाना हमारा लक्ष्य हो गया, क्योंकि कॉलेज हमें जाना है, हमारा लक्ष्य है। और हम पहुंचे कैसे, साइकिल के माध्यम से। तो साइकिल हमारा क्या हुआ, साधन हुआ। तो साधन के द्वारा हम अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। तो साधन जो है वह एक माध्यम के रूप में काम कर रहा है। तो देन दूसरी परिभाषा जो है हमारी सी वेस्ट चर्चमैन के अनुसार, सी वेस्ट चर्चमैन के अनुसार जो कि बताए हैं कि समूह कोई विशिष्ट कार्यों में उपयोग के लिए साधन जो है वह एक आपूर्ति भंडार है। ठीक है, अगर कोई विशिष्ट कार्य किया जा रहा है समूह में, तो उसके लिए हमारा जो साधन है वह एक आपूर्ति भंडार है। ठीक है, आपूर्ति भंडार है। साधन के द्वारा हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, देन साधन के माध्यम से हम अपने कार्यों को करते हैं। अब हम इसके आगे देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है। इसके आगे का टॉपिक है हमारा, इसके आगे का टॉपिक है, इसके आगे का टॉपिक है हमारा, इसके आगे का हमारा टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का जो वर्गीकरण है यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे संसाधनों का वर्गीकरण से। ठीक है, और आप लोग इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम देख लेते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। तो हमारे जो ये संसाधन है, तो हम देख लेते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हमारे ये जो संसाधन है यह होते हैं 3 प्रकार के। हम देख लेते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो पहला है हमारा मानव तथा गैर मानव संसाधन। मानव तथा गैर मानव संसाधन। ओके, पहला हमारा क्या हुआ, मानव तथा गैर मानव संसाधन। देन दूसरा है हमारा व्यक्तिगत व साझे का संसाधन। व्यक्तिगत व साझे का संसाधन। ओके, देन हमारा तीसरा संसाधन है हमारा प्राकृतिक सामुदायिक संसाधन। प्राकृतिक सामुदायिक संसाधन। ओके, तो ये हो गए हमारे संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो संसाधनों का जो वर्गीकरण है उसके 3 प्रकार हैं। तो पहला है हमारा मानव तथा गैर मानव संसाधन,
दूसरा है हमारा व्यक्तिगत व साझे का संसाधन, तीसरा है हमारा प्राकृतिक सामुदायिक संसाधन। ओके, तो देन हम अपने इस पहले संसाधन के बारे में देख लेते हैं, मानव तथा गैर मानव संसाधन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम इसके आगे देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्या है, मानव तथा गैर मानव संसाधन, है ना। तो हम पहले अपना पहला देख लेते हैं, मानवीय संसाधन। ठीक है, तो चाहे आप मानव संसाधन कहिए या मानवीय संसाधन कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है कि मानवीय संसाधन। ठीक है, तो मानवीय संसाधन का मतलब आप सीधा सा इसका अर्थ समझिए कि मानवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मानव के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, मानवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे हमारा ज्ञान। ठीक है, हमारा ज्ञान जो है वह एक मानवीय संसाधन है। हमारा कौशल हो गया, कौशल जो है हमारा वह एक मानवीय संसाधन है। ठीक है, हमारी रुचियां, हमारा इंटरेस्ट जो है वह हमारा क्या है, हमारे अंदर का है हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि ना, तो हमारा क्या हुआ, मानवीय संसाधन। तो फिर इसी तरह से हमारा ज्ञान हो गया, हमारे कौशल हो गए, हमारी रुचियां हो गई, और हमारी ऊर्जा हो गया। तो इन सारी चीजों को हम मानवीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं कि जो मानव के अंदर पाया जाता है उसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो मानवीय संसाधन आप समझ गए, जो मानव के जो मानव के अंदर पाया जाता है। ओके, जैसे हमारा ज्ञान हो गया, शक्ति हो गई, हमारा कौशल हो गया, ज्ञान, शक्ति, कौशल, समय हो गई, समय, क्षमताएं, तो हमारा समय हो गया, और हमारी क्या है, क्या हो गया, तो हमारा हो गया समय, हमारा और हो गया क्या, क्षमताएं, देन हमारी क्या हो गई, अभिवृत्तियां, ओके। तो इसी में हमारा क्या था, मानवीय और गैर मानवीय संसाधन था ना, तो हम इसी में हमारा ये पहला पॉइंट हो गया। हमारा दूसरा क्या था, गैर मानव संसाधन ना, गैर मानव संसाधन। तो हम इसके बारे में भी देखते चलते हैं। ठीक है, तो हमारे संसाधनों के वर्गीकरण में हमारा पहला था कि मानव गैर मानव संसाधन। तो मानवीय संसाधन या मानव संसाधन वे होते हैं जो मानव के अंदर पाए जाते हैं, जैसे
हमारा ज्ञान हो गया, शक्ति हो गया, कौशल हो गया, ऊर्जा हो गया, क्षमताएं हो गई, वृत्तियां हो गई, ये सारी चीज जो है वह मानव के अंदर पाई जाती हैं। और जो गैर मानव संसाधन होता है, इसका आप सीधा सा अर्थ समझिए कि जो मानव के बाहर पाई जाती हैं। ठीक है, इससे आपको जल्दी याद होगा कि जो मानव के अंदर पाई जाती हैं वह मानवीय संसाधन है, और जो मानव के बाहर पाई जाती हैं वह गैर मानवीय संसाधन है। ठीक है, तो गैर मानवीय संसाधन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मानव के बाहर पाया जाता है, उदाहरण के रूप में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि गैर मानव संसाधन के अंतर्गत क्या आता है। तो हमारा हो गया जैसे धन, मुद्रा। ठीक है, धन या मुद्रा। देन दूसरा है हमारा मौद्रिक आय। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो है वो क्या है, गैर मानव संसाधन। ठीक है, तो गैर मानव संसाधन में मैंने आपको बताया कि ये वे संसाधन होते हैं जो मानव के बाहर पाए जाते हैं। जैसे हमारा क्या हुआ, धन या मुद्रा। ठीक है, आपका जो पैसा होता है, जो आपका धन होता है, उसे सब लोग देखते हैं, वह बाहर की चीज है ना, मानव के बाहर की चीज है ना। अगर पैसा है, रुपया है, धन है, दौलत है, जो कुछ भी है वह बाहर की चीज है ना, उसे तो सब देख रहे हैं। जो नहीं दिखता वह मानव के अंदर का संसाधन है, और जो दिखता है वह मानव के बाहर का संसाधन है। तो पैसा हो गया, मुद्रा हो गया, धन है, दौलत है, आपके जो कुछ भी है वह गैर मानव संसाधन के अंतर्गत आता है। देन अपना हम दूसरा वर्गीकरण देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा व्यक्तिगत व साझे का संसाधन, है ना। तो हमारा जो दूसरा वर्गीकरण हुआ था, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देन हमारा जो दूसरा वर्गीकरण था वह है व्यक्तिगत व साझे का संसाधन। ठीक है, व्यक्तिगत व साझे का संसाधन। साझे का संसाधन। ठीक है, तो जिस तरह से मैं बताते जा रही हूँ उसी तरह से आप अपना नोट्स जो है वह बनाते चलिए। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम टाइम पे बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो हमारा दूसरा क्या है कि व्यक्तिगत और साझे का संसाधन। ठीक है, तो व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, पर्सनल होता है ना। व्यक्तिगत का मतलब होता है कि जो मेरा है, सिर्फ मेरा है। ठीक है, व्यक्तिगत का मतलब होता है कि पर्सनल, जो सिर्फ मेरा है। ऐसे भी संसाधन होते हैं ना जो कि केवल अपने होते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत का सीधा सा अर्थ होता है जो केवल मेरा है, पर्सनली मेरा है केवल। ठीक है, तो व्यक्तिगत का अर्थ होता है जो केवल मेरा है, ऐसे संसाधन जो केवल मेरे हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आपके कपड़े हो गए जिसे केवल आप ही पहनते हैं। ठीक है, जैसे आपका स्कूल का बैग हो गया जिसे केवल आप ही ले जाते हैं। आपका ज्ञान हो गया जिसे केवल आप ही यूज करते हैं। आपकी स्किल हो गई जिसे आप यूज करके कोई कार्य कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा हो गई, शक्ति हो गई जिसे यूज करके केवल आप ही अपना काम कर रहे हैं। तो ये सारे जो संसाधन हैं ये आपके व्यक्तिगत हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, देन हम अपना दूसरा संसाधन देखते हैं। तो पहला संसाधन हमारा हुआ व्यक्तिगत संसाधन। देन हमारा दूसरा संसाधन है साझे का संसाधन। तो ठीक इसी का अपोजिट है कि जिस तरह से व्यक्तिगत संसाधन हमारा केवल पर्सनल हमारा होता है, उसी का अपोजिट है कि साझे का संसाधन मतलब केवल सबका होता है। साझे का संसाधन कोई भी यूज करता है। ठीक है, जैसे हमारा प्राकृतिक कोई संसाधन हुआ, जैसे जल हुआ, वायु हुआ, धूप हुआ, सब लोग कर रहे हैं ना। जैसे हमारा सामुदायिक संसाधन हुआ, हमारे सड़क हो गए, कॉलेज हो गए,
ये जो लाइब्रेरी हो गई, हमारा पार्क हो गया, ये सारी चीजें जो है ये सामुदायिक के अंतर्गत आती हैं। तो साझे का मतलब है कि सब लोग यूज करते हैं, ऐसे संसाधन जो सब लोग यूज करते हैं उसे हम साझे का संसाधन कहते हैं। और व्यक्तिगत संसाधन वह होता है जो केवल आप यूज करते हैं, पर्सनली आप यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा। देन हम अपना तीसरा वर्गीकरण जो किए थे उसको देख। तो तीसरा प्रकार हमारा जो है वह क्या है? प्राकृतिक व सामुदायिक। ओके, ठीक है ना। तो हमारे वर्गीकरण में हमारा तीसरा है प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन। तो जैसा नाम से ही हमें पता चल रहा है कि प्राकृतिक संसाधन मतलब कि जो हमें प्रकृति से नेचुरल रूप में मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रकृति प्रदत्त हैं, जैसे कि हमारा जल हो गया, वायु हो गई, धूप हो गया, वर्षा का जल हो गया। तो इस प्रकार से जो ये प्राकृतिक संसाधन है जिसका हमें पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उनका जो है सदुपयोग करना चाहिए, ना कि उसे काट के बर्बाद कर देना चाहिए। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है जिसका सब यूज कर रहे हैं वह हमारा प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा है हमारा सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन भी वे होते हैं जिसको सब यूज में लाते हैं। जैसे तो दूसरा है हमारा सामुदायिक संसाधन। ठीक है, सामुदायिक संसाधन जैसे हमारा पुस्तकालय हुआ, ठीक है, पुस्तकालय हुआ, पार्क हुआ, और ये क्या बोलते हैं, अस्पताल हुआ, सड़क हुआ, ये सारी चीजें जो हैं जहाँ पर सभी लोग मतलब यूज करते हैं वह हमारा सामुदायिक संसाधन हो गया। ठीक है, तो जो प्रकृति प्रदत्त है उन साधनों का जो यूज कर रहे हैं तो वह हमारा प्राकृतिक संसाधन है। और जो सभी जैसे कि पुस्तकालय और पार्क वगैरह ये सब जो है ये जो है हमारे सामुदायिक संसाधन है। ठीक है, अब हम इसके आगे देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है। अब हम इसके आगे देख लेते हैं। हमारा वर्गीकरण जो है वह कंप्लीट हो चुका। ठीक है, हमारा वर्गीकरण जो है वह कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं संसाधनों की विशेषताएं। संसाधनों की विशेषताएं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है? संसाधनों की विशेषताएं, जिसमें हमारा पहला हेडिंग है, हमारी पहली विशेषता क्या है? उपयोगिता। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है संसाधनों की विशेषताएं। ठीक है, तो उसमें हमारा पहला क्या है? उपयोगिता। उपयोगिता का अर्थ होता है कि जैसे कोई भी संसाधन है, जब आप अपने लक्ष्यों के लिए उसे यूज करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तभी ना आपको पता चलेगा कि वह कैसा है, क्या है। तो संसाधनों को हम पहले उपयोग में लाते हैं जिससे हमें हमारा लक्ष्य मिलता है। ठीक है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम संसाधनों का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसे हम उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो संसाधनों का हम उपयोग करते हैं उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। जिन संसाधनों का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं वह उपयोगिता के अंतर्गत नहीं आता। बहुत से संसाधन ऐसे होते हैं जो कि नए होते हैं, तो संसाधनों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं कि यह क्या है, अच्छा है, बुरा है, यूज करने लायक है या नहीं है। इन सारी चीजों को हम देखते हैं ना उसका उपयोग करके। तो वही है संसाधनों की जो विशेषताएं हैं, उपयोगिता। उसका यही अर्थ है कि संसाधनों का उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। देन हमारा दूसरा विशेषता है, हमारा संसाधनों की विशेषताओं में दूसरा विशेषता है क्या है? प्रबंधनीय। ओके, दूसरी हेडिंग हमारा क्या है? तो दूसरी हेडिंग है हमारा प्रबंधनीय। ठीक है, तो
व्यवस्था करना। ठीक है, प्रबंध का मतलब होता है व्यवस्था करना। हमारे जो भी संसाधन हैं सभी सीमित हैं। ठीक है, असीमित नहीं है, सीमित है। सभी संसाधन सीमित हैं, इसलिए जो व्यवस्था की जाती है इस प्रकार से की जाती है कि हमारे संसाधन जितना मतलब कि सीमित है ना, तो उसी प्रकार से उसकी व्यवस्था की जाती है कि इतने टाइम में इस व्यवस्था के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। जैसे संसाधन है उनका व्यवस्था इसी प्रकार से किया जाता है कि इतने टाइम में ये कार्य हो जाएगा या हो जाना चाहिए, कितने टाइम में कौन सा कार्य कर लेना चाहिए जिससे कि अच्छा रिजल्ट भी हमें मिल जाए और हमारा कार्य भी अच्छा हो जाए। इस तरह से उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। देन हमारा तीसरी विशेषता जो है, हमारा पहला दूसरा हो गया, तीसरा जो है वह है साधनों की अंतर संबंधता। साधनों की अंतर संबंधता। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट है साधनों की अंतर संबंधता। हमारे जो भी संसाधन है वह एक दूसरे से अंतर संबंधित है। दो मतलब कि जो भी संसाधन है वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हमारे ये संसाधनों की विशेषताओं में 3 विशेषताएं हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है संसाधन प्रबंधन। ठीक है, तो ये है हमारी नेक्स्ट हेडिंग। तो संसाधन प्रबंधन के बारे में हम देख लेते हैं। संसाधन प्रबंधन का सीधा सा अर्थ है कि हमारे जो भी संसाधन उपलब्ध हैं वह सीमित हैं, इसलिए संसाधनों का जो उपयोग है वह प्रभावी ढंग से अच्छी तरह से आपको करना चाहिए, जिससे आपके लक्ष्यों की प्राप्ति आपको हो जाए और संसाधनों का दुरुपयोग भी ना हो। तो इसलिए संसाधनों का हमेशा प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए और अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए कि समय हमारा एक क्या है, संसाधन है। ठीक है, समय हमारा एक जो है संसाधन है। तो 24 घंटा सीमित है ना, हमारा जो समय है वह 24 घंटा सीमित है, सबके पास है ना, तो सभी के पास 24 घंटे होते हैं। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि उस 24 घंटे को कौन किस तरह से यूज कर रहा है। समय हमारा संसाधन हो गया, तो उस संसाधन को प्रभावी ढंग से हमें यूज करना चाहिए। वही 24 घंटे सभी के पास होते हैं, लेकिन कौन कैसे यूज करता है वह उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई समय सारणी बनाकर उस समय को अच्छे से यूज करता है और कोई उसी समय को पूरा दिन ऐसे ही गंवा देता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो इस प्रकार से यही आपको बताया जा रहा है कि संसाधन प्रबंधन का मतलब है कि आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करके अपने लक्ष्यों की प्राप्त कीजिए, ना कि उसका दुरुपयोग कीजिए। ठीक है, इसके आगे हम देख लेते हैं, इसके आगे हमें क्या पढ़ना है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्रबंधन प्रक्रिया। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। ठीक है, प्रबंधन प्रक्रिया। ओके, यह जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी हेडिंग है प्रबंधन प्रक्रिया। ठीक है, प्रबंधन कहिए या प्रबंध प्रक्रिया कहिए, दोनों एक ही है। तो इसके जो प्रबंध प्रक्रिया है इसके 5 चरण होते हैं। ठीक है, 5 चरण होते हैं, जिनमें से हम पहला देख लेते हैं नियोजन। क्या है हमारा नियोजन। दिन दूसरा है हमारा आयोजन। ठीक है, तीसरा है हमारा कार्यान्वयन। ठीक है, कार्यान्वयन।
नियंत्रण एवं मूल्यांकन। तो हो गया हमारा तीसरा। चौथा है हमारा नियंत्रण, देन लास्ट है हमारा मूल्यांकन। ओके, तो ये जो प्रबंध प्रक्रिया है यहाँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पांच चरण है ना, प्रबंध प्रक्रिया के हमारे 5 चरण हैं, ठीक है। जिसमें से पहला है हमारा नियोजन, दूसरा है हमारा आयोजन, तीसरा है कार्यान्वयन, चौथा है हमारा नियंत्रण और पांचवा है हमारा मूल्यांकन। इस पांचों चरण को आप एकदम दिमाग में बिल्कुल रख ही लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये चरण जरूर आएंगे, ठीक है। ये चरण आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो प्रबंध प्रक्रिया के हमारे 5 चरण होते हैं, ठीक है। जिनमें से हम अपना ये पहला देख लेते हैं, क्या? नियोजन, ठीक है। यह किसी भी प्रबंध प्रक्रिया का, आप लोग नोट बनाते चलिएगा। नियोजन जो है यह किसी भी प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण होता है, ठीक है। ये जो नियोजन है हमारा, यह किसी भी प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण होता है। देन इसमें हमें लक्ष्यों की प्राप्ति तक पहुंचने के लक्ष्यों की प्राप्त हेतु मार्ग की कल्पना की जाती है, ठीक है। लक्ष्यों की प्राप्ति तक पहुंचने के मार्ग की प्रक्रिया का पहला चरण है हमारा नियोजन। नियोजन का अर्थ होता है कि यह किसी भी प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण होता है। देन इसमें हमें लक्ष्यों की प्राप्ति तक पहुंचने के मार्ग की कल्पना करने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो प्रबंध प्रक्रिया का हमारा पहला चरण नियोजन है। नियोजन का मतलब होता है कि आप किसी कार्य को अगर करना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में सोचते हैं ना, कल्पना करते हैं ना, उसके लिए प्लान करते हैं ना। तो वही जो आप सोचते हैं कि हमें अगर ये कार्य करना है तो क्या क्या इसके लिए हमें चाहिए, कैसे कैसे हमें करना होगा, तो पहले से एक जो हम ड्राफ्ट बना लेते हैं उस कार्य को लेकर, एक खाका बना लेते हैं, उसे ही हम नियोजन कहते हैं। 5 चरण होते हैं। तो हमारा पहला चरण है, हमारे नियोजन में हमारा पहला चरण है समस्या को पहचानना व समस्या को
समस्या को पहचानना व जानना। ओके, हमारा पहला चरण क्या है नियोजन में? समस्या को पहचानना व जानना। ठीक है। देन हमारा दूसरा चरण है अनेक विकल्पों को पहचानना। अनेक विकल्पों को पहचानना। ओके। देन हमारा तीसरा चरण है विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना। विकल्पों में से सही विकल्प चुनना। ओके। देन हमारा चौथा चरण है हमारा कि योजना पर कार्य करना एवं उसे कार्यान्वयन करना। चौथा है हमारा योजना पर कार्य करना। ठीक है। देन पांचवा चरण है हमारा नियोजन में परिणामों को स्वीकार करना। परिणामों को स्वीकार करना। ओके। तो हमारे प्रबंध प्रक्रिया का हमारा पहला चरण है नियोजन, दूसरा है आयोजन, कार्यान्वयन, नियंत्रण, मूल्यांकन। तो हमारे नियोजन के 5 चरण हैं। जो हमारी नियोजन प्रक्रिया है इसके 5 चरण हैं, जिसमें से पहला है समस्या को पहचानना व जानना। ठीक है। अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी समस्या के बारे में देखेंगे ना कि मतलब कि समस्या क्या है, किस तरह से करना है। आप एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि आप एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, आपका लक्ष्य है अच्छे नंबर लाना। ठीक है। आपका लक्ष्य है अच्छे नंबर लाना। तो सबसे पहले आपने क्या सोचा कि आपका लक्ष्य बन गया कि आपको एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, तो उससे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं पहले आप उसको सॉल्व करेंगे ना। तो सबसे पहले आपने क्या सोचा? समस्या को पहचानना। आपका लक्ष्य क्या है? अच्छे नंबर लाना। अनेक विकल्पों को पहचानना। ठीक है। कि हमें जैसे आपका 5 सब्जेक्ट है। ठीक है। तो अनेक विकल्पों को पहचानना मतलब आपका वो जो 5 सब्जेक्ट है वह आप किस किस तरह से दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जिसके द्वारा आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है। आप कई विकल्प चुन रहे हैं, आप कई विकल्प देख रहे हैं कि इसके द्वारा शायद अच्छा नंबर आ जाए, इस तरह से पढ़ने से अच्छा नंबर आ जाए, ये पढ़ने से अच्छा नंबर आ जाए। तो ये जो सारे विकल्प आप देख रहे हैं वही है हमारा दूसरा चरण कि अनेक विकल्पों को पहचानना कि किस विकल्प से हम अच्छा नंबर ला सकते हैं। देन तीसरा पॉइंट है हमारा कि विकल्पों में से सही विकल्प चुनना। फिर आपको डिसीजन लेना होगा कि आप जो कई विकल्प देख रहे हैं कि क्या करने से हमारा अच्छा नंबर आएगा, तो आप एक फाइनल रिजल्ट तैयार कीजिए कि आपको किस तरह से पढ़ने से आपका अच्छा नंबर आएगा। ठीक है। फिर चौथे चरण में बताया गया है कि योजना पर कार्य करना। अब आपने सेलेक्ट कर लिया ना कि आपको किस तरह से अच्छा नंबर लाना है, तो बस जो आपने सेलेक्ट किया है उस पर कार्य करना स्टार्ट कर दीजिए कि आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सारा कुछ आपको कंप्लीट कार्य करना स्टार्ट कर देना है। क्या कहाँ पर? चौथे चरण में। ठीक है। फिर आ गया हमारा 5वां चरण। 5वां चरण में क्या है? परिणामों को स्वीकार करना। ठीक है।
तो जब आपने कार्य करना शुरू कर दिया तो कार्य करने के बाद आप एग्जाम देंगे, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद आप एग्जाम देंगे तो दिन आपका नंबर आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। भाई जो आपका रिजल्ट है उसको क्या है, स्वीकार करना, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के रूप में आपने ये पांचों चरण आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो बस यही है आप नियोजन के 5 चरण, ठीक है। तो हमारे प्रबंध प्रक्रिया में हमारा नियोजन जो है वह कंप्लीट हो चुका। देन हमारा क्या हो गया, आयोजन। तो पहले हम किसी प्रक्रिया के बारे में कल्पना किए कि हमें उस कार्य को कैसे करना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है हमारा आयोजन। आयोजन का मतलब होता है कि आप जो परिकल्पना किए हैं प्रक्रिया के बारे में, आपने जो कल्पना बनाई है, कल्पना की है, सोचा है, उसी का आयोजन करना, ठीक है। मतलब कि आप फाइनल कर दो कि आपको जो करना है इसी तरह से करना है, उसका आयोजन कर दो, मतलब कि प्लानिंग कंप्लीट कर दो। आप जो प्लान करते हैं कि हाँ हम इस कार्य को ऐसे करेंगे, इस कार्य को ऐसे करेंगे, बस उसको आप फाइनल कर दीजिए कि हाँ इस कार्य को हमें ऐसे करना है। मतलब कि एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि जैसे आपको अगर पढ़ाई करनी है, ठीक है, पढ़ाई करना आपका लक्ष्य क्या है, पढ़ाई एग्जाम में अच्छा नंबर लाना, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आयोजन का मतलब है कि आप सारी चीजों को इकट्ठा कर लें कि हाँ इस बुक से मुझे पढ़ना है, ऐसे रिवीजन करना है, ऐसे नोट्स बनाने हैं, ये सारा चीज आप सेलेक्ट कर लो कि हाँ आपको ये चीज करने ही है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आयोजन। नियोजन में हम केवल कल्पना कर रहे थे कि हाँ हमें ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, ठीक है। लेकिन आयोजन में क्या होता है कि हम फाइनल सेलेक्ट कर देते हैं, हाँ हमें इस तरह से इस कार्य को इसके द्वारा करना है, मतलब इस साधन के द्वारा हमें ये कार्य करना है, इस साधन के द्वारा हमें ये कार्य करना है, हम अपना जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो कर लेते हैं। देन कार्यान्वयन में क्या आता है कि जब हम अपना आयोजन बना लिए कि हाँ हमें इस बुक से पढ़ना है, हमें ऐसे नोट्स बनाना है, हमें इस टीचर से पढ़ना है, ये सारी चीजें जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, कार्यान्वयन। कार्यान्वयन का मतलब होता है क्रिया करना। जैसे अगर आपने बुक सेलेक्ट कर लिया है तो उस बुक को आप पढ़िए अब, ठीक है। कार्यान्वयन का मतलब होता है उस पर कार्य कीजिए, ठीक है। उस बुक को पढ़िए, उस नोट्स को उस तरह बनाइए जिस तरह से आपने आयोजन किया है, उस टीचर से आप पढ़िए जिस टीचर को आपने सेलेक्ट किया है। स्टार्ट कर दीजिए कार्य जो है आप अपना करना स्टार्ट कर दीजिए। देन उसके बाद हमारा क्या आता है, नियंत्रण, ठीक है। चौथे नंबर पर हमारा क्या आता है, नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है कि जो कार्य आप कर रहे हैं, जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप नोट्स बना रहे हैं, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जो भी रणनीति आपने अपनाई है वह अच्छे से चल रही है या नहीं, आपने जैसा सोचा था वैसा आप कर रहे हैं कि नहीं। मतलब कि जो भी सिचुएशन है आपका उसको आप कंट्रोल में रखिए कि हमने जो सोचा था वैसे हमें पढ़ना है, वैसे हमें नोट्स बनाना है, उस टीचर से पढ़ना है, उस टाइम पे ये काम करना है। जो भी आयोजन आपने किया है उसी हिसाब से उस कार्य को कीजिए। मतलब कि आपका जो भी कार्य हो रहा है उसको कंट्रोल में रखना कि हाँ इस कार्य को ऐसे करना है, हाँ यह कार्य ऐसे हो रहा है, उस चीज को कंट्रोल में रखना ही हमारा नियंत्रण कहलाता है। देन पांचवा है हमारा मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि आप पढ़ लिख लिए, आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, आपका वही जो रिजल्ट आ गया वही आपका मूल्यांकन है, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप उसका मूल्यांकन करेंगे कि हाँ हमने ऐसे नियोजन किया था, फिर आयोजन किया था, फिर उस पर ये कार्य किया था, फिर हमने उस पर नियंत्रण किया था, देन उसके बाद हमारा यह रिजल्ट आया है। तो अगर मूल्यांकन हमारा, अगर हमें मूल्यांकन करना है तो हमारा जैसा नंबर, हमारा जैसा रिजल्ट आएगा उस प्रकार से हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि हमने ये पढ़ा था तो हमारा इतना नंबर आया, हमने वो पढ़ा था तो हमारा इतना नंबर आया, हमने क्या नहीं पढ़ा था जो हमारा यह नंबर नहीं आया। तो मूल्यांकन के अंतर्गत हम यही देखते हैं कि क्या करने से हमें क्या हमारा फायदा हुआ है, क्या हमारा नुकसान हुआ है, या फिर हमें क्या इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। मूल्यांकन के अंतर्गत हम यही देखते हैं, ठीक है, कि क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, क्या सुधारने की आवश्यकता है इसमें, ठीक है। इन्हीं चीजों को मूल्यांकन के अंतर्गत देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रबंध प्रक्रिया के 5 चरण, ठीक है। देन हम मूल्यांकन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मूल्यांकन हमारे जो है यह 2 प्रकार के होते हैं,
तो इसके लिए हमारे जो निखिल एवं डार्सी जी हैं, निखिल एवं डार्सी, ठीक है, निखिल एवं डार्सी जो है, इन्होंने मूल्यांकन के बारे में क्या कहा है कि यह जो मूल्यांकन है, निखिल एवं डार्सी जी ने यह कहा है कि यह एक ऐसे यंत्र के समान है, यह एक ऐसे यंत्र के समान है इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा कि मूल्यांकन को किसने एक यंत्र के समान माना है, मूल्यांकन को किसने एक यंत्र के समान माना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए निखिल एवं डार्सी जी को याद रखिएगा कि यह मूल्यांकन को एक यंत्र के समान माने हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम देख लेते हैं, जो कि योजना को माने हैं, जो कि योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचने हेतु इच्छित परिणामों तक पहुंचने हेतु दिशा प्रदान करती है, दिशा प्रदान करती है, ठीक है। तो यह हमारा क्या हुआ, मूल्यांकन जो है वह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निखिल एवं डार्सी जी ने क्या कहा है मूल्यांकन के बारे में कि यह एक ऐसे यंत्र के समान है जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचने हेतु दिशा प्रदान करती है। जैसे हमारा कोई लक्ष्य है तो उसके लिए यह हमें एक रास्ता दिखाती है, एक दिशा दिखाती है कि हमें किस दिशा में क्या कार्य करने से हमारा लक्ष्य हमें मिल जाएगा। पहला मूल्यांकन है हमारा निरपेक्ष मूल्यांकन, देन दूसरा है हमारा सापेक्ष मूल्यांकन, ठीक है, सापेक्ष मूल्यांकन, ओके। तो हमारे मूल्यांकन जो है वह दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष मूल्यांकन और सापेक्ष मूल्यांकन। तो ये हो गए हमारे दो प्रकार, मूल्यांकन के हमारे दो प्रकार होते हैं, पहला हमारा निरपेक्ष मूल्यांकन और दूसरा है हमारा सापेक्ष मूल्यांकन। प्रबंध प्रक्रिया के ये 5 चरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लस नियोजन के जो 5 चरण मैंने आपको लिखवाया वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस मूल्यांकन की परिभाषा जो निखिल एवं डार्सी जी ने दिया है वह भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन को निखिल एवं डार्सी जी ने एक यंत्र के समान बताया है। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मूल्यांकन को एक यंत्र के समान किसने माना है, ठीक है। तो फिर आपको निखिल एवं डार्सी जी को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा समाप्त हुआ, क्या था, प्रबंधन संसाधन, ठीक है। तो आज का हमारा जो चैप्टर था प्रबंधन एवं संसाधन का वह समाप्त हुआ। अब इसका नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगा वह इससे संबंधित जितने सारे क्वेश्चन और वो सारा कुछ मिलाकर आपको उस क्लास में दिया जाएगा, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकें कि आप इस क्लास में कितना पढ़े हैं और किस किस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।